बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल पार्ट 5 बजटन एवं बजट नियंत्रण की प्रणाली। इसमें हम आज देख रहे हैं बजट के प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बजट में बजट दो प्रकार के होते हैं, क्रियाशीलता के आधार पर और लोच के आधार पर, जिसको हम इस चार्ट में देख रहे हैं। क्रियाशीलता के आधार पर क्रियात्मक बजट और सारांश बजट होते हैं और लोचशीलता के आधार पर स्थिर बजट और लोचशील बजट बनाए जाते हैं। अगेन, क्रियात्मक बजट के अंदर विक्रय बजट, उत्पादन बजट, सामग्री मात्रा बजट, सामग्री क्रय बजट, उत्पादन तथा प्रशासन लागत बजट, विक्रय एवं वितरण व्यय बजट इत्यादि आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर विक्रय बजट के बारे में बात कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक बजट को किस तरीके से तैयार किया जाता है, उसमें विक्रय बजट को तैयार करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां का प्रयोग किया जाता है। एक्चुअली विक्रय बजट का निर्माण विक्रय फॉरकास्ट पर आधारित होता है। विक्रय विभाग वस्तु की मांग का अनुमान लगाने के लिए किसी भी यथोचित विधि का प्रयोग कर सकते हैं। मांग और विक्रय का पूर्वानुमान लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां अपनाई जा सकती है, जिसमें काल श्रेणी विश्लेषण, टाइम सीरीज या ट्रेंड एनालिसिस, प्रतिगमन विश्लेषण या रिग्रेशन एनालिसिस, अर्थमेतीय मॉडल या इकोनोमेट्रिक्स मॉडल्स और आदा प्रदा विश्लेषण यानी इनपुट आउटपुट एनालिसिस शामिल है। मांग का पूर्वानुमान करने के उपरांत पिछले बजट विज्ञापन के प्रभाव तथा जनरल ट्रेंड का अध्ययन करते हुए विक्रय बजट का निर्माण किया जाता है। विक्रय बजट का निर्माण करने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है और इन अनेक बातों में से कुछ पॉइंट्स पर हम चर्चा कर रहे हैं आवश्यक तत्वों के अंतर्गत, जिसमें पहला है पिछली बिक्री का विश्लेषण। विक्रय के पिछले डेटा को आधार मानकर विक्रय की भावी प्रवृत्ति का अनुमान लगाया जाता है। दूसरा है बाजार का अध्ययन। कीमत प्रभाव तथा वस्तु की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए यह स्टडी की जाती है कि एक्स प्रोडक्ट की कीमत में कमी अथवा वृद्धि का वस्तु के बाजार पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। विक्रय कर्मचारियों के प्रतिवेदन। विक्रय कर्मचारियों अथवा सेल्स मैनेजर्स द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट्स का तर्कपूर्ण अध्ययन करके उनके सुझावों को विक्रय बजट बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। सामान्य व्यावसायिक दशाएं। व्यापार की सामान्य दशाएं विक्रय अनुमानों को एक बड़ी सीमा तक प्रभावित करती है। विभिन्न आर्थिक पत्र पत्रिकाओं तथा राष्ट्रीय आय के समंकों का अवलोकन करके विक्रय लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिए। प्लांट की क्षमता। प्राय एक फर्म का उद्देश्य प्लांट की क्षमता का अधिकतम उपयोग करना भी होता है। विक्रय बजट बनाते समय प्लांट क्षमता के आवश्यक उपयोग को भी ध्यान में रखा जाता है। वित्तीय व्यवस्था। विक्रय इंप्रूवमेंट के लिए या विक्रय संवर्धन के लिए आवश्यक वित्तीय साधनों का उपलब्ध होना भी आवश्यक है। वित्तीय साधनों की उपलब्धता के अनुरूप ही बिक्री लक्ष्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। उत्पादन बजट या प्रोडक्शन बजट। सामान्यतया उत्पादन बजट फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए मात्रात्मक रूप में बनाया जाता है तथा उत्पादन लागत बजट मौद्रिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उत्पादन बजट बनाते समय जो बातें ध्यान रखनी है वो इस प्रकार है। उत्पादन लक्ष्यों का निर्धारण करने से पूर्व प्रमुख तत्वों यानी की फैक्टर्स के पड़ने वाले प्रभाव का गहन अध्ययन करके सर्वोत्तम लाभप्रद उत्पादन मिश्रण का निर्धारण करना चाहिए। दूसरा, फैक्ट्री की आदर्शतम क्षमता के प्रयोग को इफेक्टिव रूप देने के लिए यथोचित उत्पादन लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिए। तीसरा, उत्पादन लक्ष्यों का निर्धारण करते समय
प्रत्येक उत्पाद के प्रारंभिक व वांछित अंतिम रहतिये को ध्यान रखना चाहिए। सूत्र रूप में हम बात करें तो बजटेड प्रोडक्शन इज इक्वल टू एस्टिमेटेड सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक रिक्वायर्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक हेल्ड। इस प्रकार से हम जो उत्पादन करना है उसके बजट का निर्धारण कर सकते हैं। सामग्री मात्रा एवं क्रय बजट, मटेरियल रिक्वायरमेंट एंड परचेज बजट। सामग्री मात्रा बजट सामग्री की प्रत्येक मद की अनुमानित आवश्यकता तथा उसकी लागत को दर्शाता है। सामग्री की आवश्यकता का अनुमान उत्पादन बजट के समंकों के आधार पर लगाया जाता है। सामग्री क्रय बजट का निर्माण सामग्री की प्रत्येक मद की आवश्यकता, उपलब्धता एवं आवश्यक क्लोजिंग स्टॉक की मात्रा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जनरली सामग्री क्रय बजट बनाते समय इन बातों को ध्यान में रखा जाता है। मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, मटेरियल के इनकम्प्लीट ऑर्डर्स, अनुमानित उत्पादन हेतु सामग्री की आवश्यक मात्रा, सामग्री की कीमत। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कितना मटेरियल रिक्वायर है और उसमें से कितनी मात्रा खरीदनी है उसका परचेज बजट बनाया जाता है। कुछ अन्य बजट हैं जिसमें प्लांट उपयोग बजट या प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। उत्पादन बजट के अकॉर्डिंग उत्पादन तय करना तब ही संभव है जबकि प्लांट कैपेसिटी के संदर्भ में उसकी प्लानिंग भी कर ली जाए। वास्तव में यह बजट उत्पादन बजट के साथ ही तैयार किया जाता है। प्लांट उपयोग बजट प्रत्येक लागत केंद्र के मशीन का भार निर्धारण करता है। यदि कार्य भार अधिक हो तो उसके लिए आवश्यक कैपेसिटी का सृजन किया जाना चाहिए और यदि अतिरिक्त क्षमता हो तो मांग और उत्पादन बढ़ाकर उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। प्रशासन लागत बजट या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट। यह बजट फर्म द्वारा एक बजट अवधि में प्रशासन के क्षेत्र में किए जाने वाले व्ययों का विवरण है। इस बजट में भावी प्रशासन व्ययों को वर्गीकृत करके दर्शाया जाता है। हालांकि प्रशासन व्यय स्थिर प्रकृति के होते हैं, तथापि कुछ प्रशासन व्यय अर्ध परिवर्तनशील या परिवर्तनशील प्रकृति के हो सकते हैं। विक्रय एवं वितरण लागत बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट। विक्रय बजट के निर्धारण के बाद विक्रय एवं वितरण बजट के निर्माण का कार्य सरलता से किया जा सकता है। इस बजट में विक्रय एवं वितरण के क्षेत्र में किए जाने वाले व्ययों को वर्गीकृत रूप में अनुमानित करके दर्शाया जाता है। विक्रय एवं वितरण व्ययों को उनकी प्रकृति के अनुसार स्थिर एवं परिवर्तनशील तत्वों के रूप में पृथक पृथक दिखाया जाता है। इस बजट का निर्धारण करते समय विक्रय प्रबंधक, क्षेत्र अधिकारी, शाखा प्रबंधक एवं विक्रय सेवकों के अनुमानों को भी इंक्लूड किया जा सकता है। कैश बजट या रोकड़ बजट। वस्तुतः रोकड़ बजट कैश मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रोकड़ बजट एक पूर्व निर्धारित बजट अवधि के संदर्भ में रोकड़ प्राप्तियों एवं भुगतान के अनुमानित फ्लो को व्यक्त करता है। इसके द्वारा प्रबंधक बड़ी सरलता से इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि किस अवधि में संस्था के पास एक्स्ट्रा कैश होगा और किस अवधि में नकद की कमी होगी। जिस अवधि में रोकड़ की कमी होती है उस अवधि के लिए प्रबंधक उधार या आवश्यक बैंक ओवरड्राफ्ट का मैनेजमेंट कर सकते हैं। जब रोकड़ एक्स्ट्रा हो, सरप्लस में हो, तो उसका अधिक लाभपूर्ण ढंग से नियोजन किया जा सकता है। रोकड़ बजट का निर्माण परिस्थितियों के अनुसार 3 विधियों से किया जा सकता है। पहला है प्राप्ति एवं भुगतान विधि।
इस विधि के अनुसार एक बजट अवधि में अनुमानित समस्त प्राप्तियों एवं भुगतानों को ध्यान में रखा जाता है। इसके लिए व्ययों तथा आयों को विभिन्न मदों में व्याप्त टाइम लैग का ध्यानपूर्वक अनुमान लगाकर उन समस्त कार्यात्मक बजट के प्रभावों का आकलन करना चाहिए जो नकद प्रवाह को प्रभावित करते हैं। दूसरी विधि समायोजित लाभ हानि खाता विधि है। इस विधि के अनुसार लाभ हानि खाते का कैश फॉरकास्ट में परिणत किया जाता है। इस विधि से रोकड़ बजट बनाने के लिए जो सूचनाएं चाहिए वो इस प्रकार है। बजट अवधि के प्रारंभ में कैश बैलेंस, डेप्रिसिएशन और अपलेखन से पूर्व अनुमानित लाभ, कार्यशील पूंजी में परिवर्तन, पूंजी प्राप्तियां एवं पूंजीगत व्यय, लाभांश का भुगतान। नकद प्रवाह का विचार एक कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग टर्म फॉरकास्ट के लिए उपयोगी है, परंतु प्राप्ति एवं भुगतान विधि की अपेक्षा कम विस्तृत है और सीमित जानकारी प्रदान करते हैं। तीसरा मेथड है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड या प्रायोजित चिट्ठा विधि। इस विधि के अनुसार बजटेड चिट्ठे का निर्माण किया जाता है। प्रीवियस बैलेंस शीट की वास्तविक मदों तथा संपत्तियों एवं दायित्वों की एक्सपेक्टेड मदों को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट का सृजन किया जाता है, जिसमें दोनों पक्ष अर्थात संपत्ति एवं दायित्वों का योग किया जाता है। दोनों पक्ष के योग में जो अंतर होता है वह कैश बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। इन सब के बाद बनाया जाता है मास्टर या सारांश बजट। मास्टर बजट या सारांश बजट, जिसे अंतिम बजट भी कहते हैं, क्रियात्मक बजटों का समप है या समेकित करके तैयार किया जाता है। सारांश बजट विभिन्न क्रियात्मक बजटों को समामेलित करके तैयार किया जाता है, जो अंतिम रूप से अनुमोदित और क्रियान्वित होते हैं। स्पष्टतया सारांश बजट क्रियात्मक बजट का एक ऐसा सारांश विवरण है जिसमें समस्त बजट के प्रभाव का प्रदर्शन होता है तथा इसे बजट अवधि के संदर्भ में अनुमानित लाभ हानि खाते तथा स्थिति विवरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस बजट का क्रियान्वयन बजट कमेटी से अनुमोदन के उपरांत किया जाता है। प्राय इस बजट में विक्रय, उत्पादन, नकद स्थिति और प्रमुख लेखों के शेषों को दर्शाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस बजट में सकल एवं शुद्ध लाभ हानि एवं विशिष्ट वित्तीय अनुपातों को भी दर्शाया जाता है। सबसे पहले इसमें फॉरकास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें सेल्स में से डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस हटाकर ग्रॉस अर्निंग निकाल ली जाती है, जिसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, अदर डिडक्शन और को घटा दिया जाता है और अदर इनकम्स को जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार हमको अर्निंग बिफोर टैक्स प्राप्त हो जाता है। इसमें से टैक्स घटाने के बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल जाता है और इसके उपरांत फोरकास्ट बैलेंस शीट बनाई जाती है, जिसमें एसेट साइड के अंदर फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, डेटर्स, स्टॉक लिए जाते हैं। इनकी जोड़ लगाकर इसमें लाइबिलिटीज, जिसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स, डिविडेंड, टैक्स का प्रोविजन इत्यादि होता है, उनकी भी जोड़ लगा ली जाती है। दोनों का डिफरेंस नेट वर्थ कहलाता है, कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, और इस प्रकार कुल मिलाकर हमको फॉरकास्टेड बैलेंस शीट मिल जाती है। प्राय सारांश बजट का निर्माण अनुमानित समंकों के आधार पर सारांश लाभ हानि खाते बनाते हुए चिट्ठे के रूप में भी किया जाता है। धन्यवाद।